बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलार स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन की जो भाग दौड़ थी वो देखने में तो आई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तरफ ये मौक़िफ़ कि हमारा लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, तो फिर तहरीक अदम एतमाद किधर चली गई। अपोजिशन ने अपोजिशन से राबते भी किए, अपोजिशन ने इत्तेहादी जमातों से भी राबते किए और नारे ये लगाए कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि अवाम का एतमाद उठ चुका है, वज़रा निकलने को तैयार हैं, अरकान असम्बली जहाज से कूदने को तैयार हैं, तहरीक अदम एतमाद आएगी और वो कामयाब हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने नंबर गेम पूरी कर ली है। फिर वो ये भी कहती हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद सोचा जाएगा कि कौन वज़ीर आज़म आएगा। तो जब आप एक दूसरे से राबते कर रहे हैं तो फिर उनको यकीन दहानी क्या करवाएंगे। बज़ाहिर आप कोई यकीन दहानी करवाएंगे तो फिर कोई आपका साथ देगा। अगर आप यकीन दहानी के बाद बगैर ही मैदान में कूदना चाहते हैं तो फिर उस मैदान से आप तवक्को क्या रखते हैं कि अगर कोई जीत गया तो क्रेडिट किसके हाथ आएगा। तो वो ये कहती हैं कि इस हुकूमत से जान छुड़ाना जरूरी है, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कौन मार्का मारता है। अब इत्तेहादी जमातों की मुलाकातों के साथ साथ अपोजिशन को यह भी एतमाद है कि वज़ीर आज़म के जो अपने करीबी पुराने साथी हैं वो भी उनकी तरफ माइल हो जाएंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जहांगीर तरीन साहब के बारे में क्या राय रखते हैं, पहले वो मुलाहिजा कर लीजिए, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अगर वो मिले हैं या मिलने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये उनका फैसला है, वो अपने फैसले करने में आजाद हैं। पिछले दिनों में उन्होंने इशारा दिया था कि उनका जहाज किसी तरफ भी रुख कर सकता है, पीपल्स पार्टी की तरफ रुख कर सकता है, नून की तरफ रुख कर सकता है। तो इससे एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि वो तहरीके इंसाफ से रुख मोड़ चुके हैं, उनका ये इस्तेहकाक है और वो जब चाहें अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकते हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की राय यह है कि उन्होंने जब कहा था कि जहाज़ का रुख किसी भी तरफ मुड़ सकता है तो वो उसी वक्त अपना इरादा कर चुके थे। अब ये उनका इस्तेहकाक है कि वो किसी भी वक्त अपने उस फैसले पर नजर सानी कर सकते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, जहांगीर तरीन साहब बेशुमार मौक़ों पर यह कह चुके हैं कि मैं हुकूमत के साथ हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब ये अपने ही लोग जब उनके जाने का इशारा देने लगे और वो इस बात पर कायम है कि मैं इनके साथ हूँ, तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, जहांगीर तरीन साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की मोहब्बत बड़ी पुरानी चल रही है, आज से नहीं चल रही, बहुत पुरानी चल रही है। और इस मोहब्बत के जितने चर्चे हैं, जो मामलात हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लिहाजा इन दोनों के हवाले से ये फ़ैसला कर लेना कि इन दोनों की गुफ्तगू के बाद जो ये दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं उससे पार्टी का वो डिसीजन है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरी आज जहांगीर तरीन साहब से ख़ुद बात हुई तो मैंने उनसे सवाल यही किया कि क्या आप जा रहे हैं, और अगर आप जा रहे हैं तो किस जमात में जा रहे हैं। उनके बाद मेरी उनके बड़े करीब तरीन 3 और अफराद से बात हुई, जिनमें 2 वज़रा शामिल है पंजाब हुकूमत के। मेरी उनसे बड़ी तफसीली बात हुई। या सर, एक बात तो आप ज़हन में रखें कि जहांगीर तरीन साहब ने फ़िलहाल तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जाने से इनकार कर दिया। ये फ़िलहाल है, फ़िलहाल उन्होंने कहा जी राब्ते हैं, हर जमात सियासी जमात को हक़ है एक दूसरे से रब्ता करने का, और मैं एक सियासी शख्सियत हूँ, मेरा एक सियासी कदकाठ है, मुझसे हर सियासी जमात रब्ता कर रही है, लेकिन मेरी आखिरी कोशिश यही है कि मैं जिनके साथ खड़ा हूँ वहीं पर खड़ा रहूँ। और उनकी लॉजिक भी ठीक थी। फिर मैंने उनके एक वज़ीर से बात की तो उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि अगर हमने छोड़ने का फ़ैसला किया होता तो सबसे पहले तो हम वजारत छोड़ते, और हम में से कोई एक बंदा वजारत छोड़ देता तो ये हर तरफ मैसेज चला जाता है कि हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर हम वजारत ले हमारे पास मौजूद है, हम काम कर रहे हैं, हम हुकूमत के साथ बैठते हैं, हुकूमत में मौजूद है, तो फिर ऐसी बातें करने वाले जो हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, कि जो ये कहते हैं कि हम छोड़ के जा रहे हैं। हम बिल्कुल छोड़ के नहीं जा रहे, अभी तक हम मौजूद हैं। फिर मैंने सवाल किया क्या पीपल्स पार्टी आपको ऑफर करेगी तो आप जाएंगे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी में हम क्यों जाएंगे, एक सवाल का उससे जवाब दिया। उनका क्यों जाएंगे, क्या पीपल्स पार्टी का इतना वोट बैंक है कि हम उसमें चले जाएं और हमारा वोट बैंक उनका वोट बैंक मिलकर हम इलेक्शन जीत जाए। उससे तो बेहतर है कि हम जहां मौजूद है वहीं पे रहें। ये मुझे बाकायदा उनके एक तगड़े मिनिस्टर ने ये बात की। तो जिसके बाद मेरी जो इतलात है कि अभी तक तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं अभी वो कहीं नहीं जा रहे, बल्कि आज उन्होंने मुझे बड़ी हंस के कहा कि यार आज तो मैं लाहौर में मैच देखने आया हूं। आज उनकी दोनों टीम्स इकट्ठी हैं, एक तरफ वो पीएसएल का मैच देखने गए, दूसरी उससे पहले हम ख्याल ग्रुप ने एक मीटिंग भी की है, एक ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। अब दोनों टीमें एक वक्त में इकट्ठी हैं तो फिर बातें तो होती हैं ना।
अच्छा, इस बात से इनकार कर दिया गया जी। ज़ोहरानी के हवाले से उन्होंने कहा जी कोई साबित कर दे, कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़, कोई एक चीज़ साबित कर दे कि हमने ज़ोहरानी का मुझे जो उन्होंने कहा जी कोई एक चीज़ साबित कर दे कि कोई ज़ोहराना हो। उसने कहा जी मैं तो सुबह आज मैच खेलने आया हूँ। उन्होंने कहा, बल्कि हंस के उन्होंने मुझे कहा कि पिछले मैच में भी, पिछले टूर्नामेंट में भी लोग कहते थे कि जहांगीर तरीन साहब की टीम हार जाएगी, तो मेरी सियासी और क्रिकेट की टीम एक ही है। ये कभी लोगों को लगता है कि शायद थोड़ा स्कोर किया है और कभी हम बड़ा मार्जिन भी जो है 1 मिनट से पहले बड़ा इजी चेस भी कर लेते हैं और बड़ा मार्जिन देने के बाद हम मैच को जीत भी लेते हैं और दूसरी टीम को बड़ी जल्द आउट भी कर लेते हैं। हम फेवरेट टीम्स को भी आउट करते हैं। ये एक फिक्रा उन्होंने कहा। उनका सियासी टीम और ये टीम एक है। आजकल वैसे मैंने क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैंने बलोचिस्तान भी गया, मैं KPK भी गया, मैं सिंध भी गया, मेरी रिश्तेदारी है, मेरे तल्लक हैं, मेरे दोस्त, मैंने एक वक्त सियासत में गुजारा है। तो उनका जब मैं जाने लगूंगा तो मुझे किसी के जरिए इतला देने की जरूरत पेश नहीं आएगी, मैं ओपन बात करूंगा। और जो बात पॉलिटिकल टीम इकट्ठी हुई ना, नहीं हुई। मैच देखने भी नहीं गए? नहीं, मैच देखने तो गए हैं। देखें, मैच देखना और बात है, मीटिंग होना और बात है। मैं फिर जो मुझे कहा गया, देखें अच्छा। हो सकता है वो गलत बात हो, मुझे गलत इतला दी गई हो, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे जुम्मेदार उनके वज़रा ने कहा है। अगर उनके लाहौर में मौजूद वज़रा उस मीटिंग में नहीं है तो यासर फिर कौन सी मीटिंग होगी? सही, ठीक है, मेरी बता देना मुझे वो कौन सी मीटिंग होगी। लेकिन एक बात है, उन्होंने ये बातें कहा, उन्होंने कहा जी मेरे सियासी रवाबत मौजूद हैं, सियासी लोग मुझसे रब्ते कर रहे हैं, बेइंतहा मुझसे रब्ते हो रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं चला जाऊंगा। उनका हर शख्स का एक हक है, वो एक दूसरे से रब्ते करते हैं, मुझसे भी रब्ते कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद रब्ते भी हो सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जाने का फैसला नहीं किया। लेकिन मेरे पास एक इतला ये भी है कि जिस तरह आज आपने देखा ना, असद कैसर साहब जी लाहौर आ गए, परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात की। मैंने उस दिन भी प्रोग्राम में कहा था कि कुछ मुलाकातें ऐसी हैं, हुकूमती हल्के भी मुतहर्रक हो गए हुए हैं। और मेरे पास इतला ये है कि अगले 48 घंटों में जहांगीर तरीन साहब के साथ भी कोई मुलाकात हो रही है हुकूमती ही ज़िम्मेदार की। चलें, ये बात तो फिर मान सकते हैं ना कि हुकूमत को ये लगता है कि इत्तेहादी जो है वो अपोजिशन की बात सुन सकते हैं या सुन रहे हैं, तो इसलिए हमसे भी बात कर लेनी चाहिए। नहीं, ये तो है। देखें, ये नेचुरली तौर पे है। आप छोड़ दें, आप सब चीज़ों को छोड़ दें, नहीं जी इत्तेहादी जाएँ जहाँ मर्जी, तो इत्तेहादी चले ही जाएंगे, इत्तेहादी चले जाएंगे। आपने अपोजिशन का जवाब देना है। उसका जवाब क्या है कि आपके लोग मुतहरक हो गए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, हुकूमत आपकी तवक्को से ज़्यादा मुतहरक हो गई है। मैंने आज एक ज़िम्मेदार शख्स से पूछा, मैं कि यार ये मरियम साहबा की मैंने गुफ्तगू सुनी है, बड़ी सख्त है अदम इत्मीनान के हवाले से। बिलावल साहब जो हैं वो तहरीक के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप कहाँ खड़े हैं? उन्होंने कहा जी घबराएं ना, चंद दिनों में जो हम करेंगे ना उसका रिजल्ट देख के ये खुद ही कहेंगे कि यार हमारे साथ हाथ हो गया। हुकूमती दावा तो ये है कि 30 इनके अरकान असेंबली हमारे साथ है। मैं आपको एक बात बताऊं यासर, आज एक बात जहन में रख लीजिएगा। हमारे प्रोग्राम में तो ये बात राना तनवीर साहब कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं, कभी भी किसी भी सूरत में अदम इत्मीनान की वो तहरीक कामयाब नहीं होगी जब तक इन्हें किसी और तरफ से आशीर्वाद नहीं मिलती। कभी भी पाकिस्तान की सियासत में कोई ऐसी अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब नहीं हुई जिसको किसी और तरफ से शाबाश, इशारा या थपकी कुछ ना मिली हो। यासर, अभी तक अपोजिशन को कोई थपकी नहीं है। चलें, अगर अपोजिशन को थपकी होती, मैं आपको एक बता दूं, अगर अपोजिशन को थपकी होती तो किसी एक जमात को थपकी होती ना, और वो जमात मुस्लिम लीग नून नहीं थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती। तो पीपल्स पार्टी तो मुझे एक बात बताए, बार बार एक ही बात कह रही है और उसका कोई लफ्ज़ ही नहीं है। वो बार बार एक ही बात कहते हैं, जनाब हम लॉन्ग मार्च पे जा रहे हैं, हमारा मार्च सब कुछ बता देगा, हमारा मार्च ये कर देगा, हमारा मार्च ये कर देगा। तो जब वो मार्च की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है अदम इत्मीनान की तहरीक की तरफ उनका ध्यान नहीं है, अदम इत्मीनान की तहरीक पे उनकी तवज्जो नहीं है, अदम इत्मीनान की तहरीक जो है उस पर उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो मार्च की तरफ जा रहे हैं। ये तो बड़ा एक सिंपल सा और सीधा सवाल। दूसरी बात यह है कि मुझे एक बात बताएं, किस तरह हो सकता है क्या आप अदम इत्मीनान की तहरीक ला रहे हैं और आपने फैसला नहीं किया वज़ीर आज़म कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, आइंदा? बड़ी अचंभे की बात है कि आपसे जब पूछे तो आप ये कहें कि तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब होगी तो उसके बाद सोचा जाएगा। एक बुनियादी सवाल है कि मैं अगर राना साहब से आपसे कोई काम लेना चाहता हूं तो मैं आपको यही कहूंगा ना, काम होने के बाद आप मेरे लिए इतने मुकद्दम होंगे, मैं उस जगह पे खड़ा हूंगा, तय किया जाएगा ना पहले। अगर किसी मनसब के लिए दौड़ जारी है तो उस मनसब के लिए कोई बात तो पहले तय की जानी है। यासर, बात यह है कि जिसको जो बात अच्छी लगती है, जिसके मतलब की जो बात होती है, वो उतना फिक्रा निकाल के चला देता है।
वो इतना फिक्रा निकाल के बोल देता है, वो उतना फिक्रा निकाल के ये साबित करता है जनाब मैं जो बात कह रहा हूँ इससे अच्छी बात कोई नहीं। अब बड़ा सिंपल सी बड़ी क्लियर, आपने बड़ी अच्छी बात की है भाई, अगर मुस्लिम लीग नून के पास वोट पूरे हैं तो आप क्या, पहली बात तो आप क्या समझते हैं मुस्लिम लीग का वोट देगी तरीके एतमाद में? उसके बाद पंजाब नहीं खत्म होगा। और जिस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं, जिस वक्त आप ये समझें कि अब तहरीक अदम एतमाद की तहरीक है और इमरान खान साहब जब ये समझेंगे कि ये तहरीक कामयाब हो जाएगी और मेरे लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे और ये कोई और आ जाएगा, तो आप ज़हन में रखिएगा इस ऑप्शन पे गौर नहीं हो रहा, ये ऑप्शन वो इस्तेमाल कर देंगे कि खुद असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे और खुद असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के बाद पीटीआई के पास मार्जिन ज्यादा बच जाएगा। फिर ये सारे लोग जो है ना खड़े होकर देखते रह जाएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या। सवाल ये बनता है कि फर्ज कर लें ये भी नुक्ता तय हो गया कि बाद में हम फैसला कर लेंगे कि किसको कौन सा मनसब देना है। यार किस तरह बाद में फैसला कर लेंगे? आप दुकान से कुछ सौदा खरीदने जा रहे हैं, वही बात कर रहा हूं ना राणा साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हद तक तो ये ठीक बात लगेगी, लेकिन जब आप इत्तेहादी जमातों को साथ में लाना चाह रहे हैं, आप मनसब उन्हें देंगे भी नहीं, तो वो आपके साथ क्यों मिलेंगे? ये फिर एक सवाल बनता है। भाई पहले मेरी बात सुन ले यासर, मेरे भाई मुझे बताएं, आप कहते हैं जनाब ओके तय हो गया जनाब हम बाद में फैसला कर लेंगे, चले बाद में आ जाए। बाद में क्या फैसला करेंगे? पीपल्स पार्टी कहती है मेरा वज़ीर आज़म, नून लीग कहती है मेरा वज़ीर आज़म, फड्डा पड़ जाता है, फिर वारी किसकी आगे? ऐसा नहीं होता। मैंने भी पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त की है, आप भी सहाफ़त कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता भाई। अभी दोनों एक दूसरे को मैंने फिर कहा है कि इस सारी गुफ्तगू में, इस सारी तगोदौर में अगर कोई किसी को लूज हो रहा है, अगर किसी को नुकसान सियासी हो रहा है, तो उसका नाम मौलाना फजलुर रहमान है, जिसका लॉन्ग मार्च, जिसके नारे सब कुछ दब गए। अब एक ही बात हो रही है, आपको किसी जगह मौलाना साहब खुद आ जाए तो नजर आ जाए, लेकिन नजर क्या आ रहा है? शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब मौलाना साहब मुलाकात करेंगे, शहबाज शरीफ साहब जो है उससे मुलाकात करेंगे परवेज इलाही साहब। चले मैं आपको बता दूं, सारे टीवी चला रहे हैं कि परवेज इलाही साहब से कल मुलाकात हो रही है, यही चला रहे हैं ना, कल मुलाकात नहीं हो रही है। नहीं, वो कहते हैं जी ग्रीन सिग्नल का इंतजार। भाई ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं, मुलाकात इतवार को मुतवक्के है। अच्छा, कल है ही नहीं। अच्छा, इतवार को जी देखें, चौधरी शुजात हुसैन की इयादत करने जाना है। अच्छा, और कोई बात नहीं। चौधरी शुजात देखें, ज़हन में रखिएगा, परवेज इलाही साहब बुरे तरीन हालात में भी, शरीफ ख़ानदान के अंदर अगर कोई बीमार हुआ, किसी की वफ़ात हुई या कोई मामला हुआ, तो शरीफ खान ये चौधरी बरादरान पहुँचे हैं। और जब मियाँ साहब चले गए थे यहाँ से, तो उस वक़्त हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की खातर जितनी परेशानी चौधरी बरादरान ने उठाई थी आप सोच नहीं सकते। चौधरी साहब की कभी किताब जो लिखी थी वो उठा के देखे, पढ़ के देखे, उन्होंने तो चारों ने इनका बड़ा साथ दिया और वो खानदानी लोग हैं, वो कभी भी इससे पीछे नहीं हटते। तो जब उनके घर को जाना, ब्रेक से पहले एक सवाल, कयास आ रहा है, ये भी बहुत थी कि मौलाना आएंगे तो हो सकता है मौलाना की भी चौधरी बरादरान से मुलाकात तो होगी, बिल्कुल होगी, वो भी इतवार को ही होगी। मैं कहना एक दिन में दो, एक दिन में 3 मुलाकातें भी हो सकती हैं। अच्छा, मुलाकात हो सकती है। देखिए एक बार ज़हन में रखिए, मुलाकातों का सीज़न है, मौसम बहार आ गया ना, तो वो फूल खिलते हैं, सियासी फूल खिलने लगे हैं। अब जो खिलते हुए सियासी फूल है, इनको कौन तोड़ के ले जाएगा ये तो वक्त बताएगा ना। लेकिन ज़हन में रखिएगा, फूलों का जो माली है ना, जो बाग का मालिक है, वो सोया नहीं हुआ, और जब बाग का मालिक सोया ना हो तो फूल कोई तोड़ नहीं सकता। बाहर का मौसम है, बागीचा भी मौजूद है, माली भी मौजूद है, फूल भी खिलेंगे। अब देखना यह है कि माली फूल की रखवाली करते या फिर फूल कुछ चुराए जाते हैं, ये एक सवाल है। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरामे में मजीद भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह ब्रेक से पहले हम सियासी मंजरनामे पे बात कर रहे थे, अपोजिशन की मेल मुलाकातों पे बात कर रहे हैं और अपोजिशन के दावों पे बात कर रहे हैं कि वो आने वाले दिन में सियासत को किस हद तक तेज करना चाहती है और इस हुकूमत को किस हद तक अपने शिकंजे में जकड़ना चाहती है, तो इस हवाले से अपोजिशन की प्लानिंग और हुकूमती प्लानिंग पे बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर उमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।
शेख साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। मरियम नवाज साहिबा का आज का बयान है कि तहरीक अदम एतमाद आएगी, पहले वो कामयाब होगी, फिर उसके बाद सोचा जाएगा कि बड़े मनसब पे कौन बैठता है। सवाल ये पैदा होता है कि माजी करीब के अंदर वो पार्टी जिसने आपको सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर का ओहदा देने का वादा किया था और वो अपने वादे से बाद में मुकर गई, आप उसी पार्टी के साथ एक तहरीक लाना चाह रहे हैं जो वजीर आजम के खिलाफ है और बगैर उस शर्त के कि ये जीतेंगे तो फिर देखेंगे कि कौन बनता है वजीर आजम। कैसे कामयाब होगी, कैसे रिलाई कर रहे हैं उन पर? जी यासिर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाह रहे हैं कि इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। और अब तो वज़ीर आज़म साहब को खुद भी वो जो सारी तकलीफ़ शुरू हो गई है और वो खुद भी कह रहे हैं कि सारे मिल रहे हैं आपस में, तो ये तो बात की बात है। और हम तो ये चाह रहे हैं कि जो भी वज़ीर आज़म आए वो फौरी तौर पे असम्बलियों को तहलील कर दे और नए इलेक्शन की तरफ कौम जाए, ताकि मुल्क जो इतनी मुश्किलात से गुजर रहा है और जो इतनी लोग तकालीफ में हैं, तो उसको बेहतर किया जा सके। नए इलेक्शन हम कब कह रहे हैं कि नए इलेक्शन की जो हमारा सवाल है, शेख साहब जो हमारा सवाल है उसका हमें तो जवाब दे दें। ये बात रोज़ाना हम सुनते हैं, थक जाते हैं सुन के कि नए इलेक्शन। हम ये जानना चाहते हैं कि आप अदम एतमाद ला रहे हैं, ओके हो गया। अदम एतमाद के बाद कौन नया वज़ीर आज़म नून लीग से होगा या पीपल्स पार्टी से होगा जो असम्बलियाँ फौरी तोड़ देगा, नए इंतखाबात का ऐलान करेगा? ये सिर्फ बता दें। राना अजीम, मैं इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि नया वज़ीर आज़म चंद दिन के लिए होगा, वो किसी भी पार्टी से हो, वो उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। उसने तो ये काम करना है कि असम्बलियाँ तोड़नी है। तो जब ये कंसेंसस से यही तय होगा तो उस आदमी की क्यों इतनी अहमियत होगी जो चंद दिन का वज़ीर आज़म होगा और वो वही काम करेगा जो सब पार्टियों ने पहले ही फैसला किया हुआ है। जी, तो इसलिए ये कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। और ये अब आप खुद देख रहे हैं कि सारी मुलाकातें हो रही हैं चौधरी बिरादरान से, और जो मियाँ बिरादरान का जो पुराना एक तल्लक था बहुत अरसे से 25-30 साल पहले था, वो टूट गया 20 साल पहले। तो अब दोबारा पहली बार ऐसा हो रहा है कि मियाँ साहब, जो कि रिपोर्टेड है, मैं मीडिया से मैं देख रहा हूँ कि वो चौधरी शुजात साहब की सेहत याबी के लिए दुआ करने और उनकी सेहत याबी के लिए पता करने के लिए, ताकि खैरियत हो, जा रहे हैं उनके घर। चंद दिन का वज़ीर आज़म होगा, उसका काम सिर्फ असम्बलियाँ तहलील करना होगा। राना साहब, आप डॉक्टर साहब से सवाल कर लीजिएगा, मेरी आपसे ही बात है। वो कह रहे हैं चंद दिन का वज़ीर आज़म होगा। हमने एक मूवी देखी थी, वो मेरे ख्याल से एक दिन का सीएम, वो एक दिन के सीएम ने उथल पुथल सब कुछ कर दिया गया है। ये चंद दिन के वज़ीर आज़म पे किस तरह रिलाई करेंगे, ये तो फिर देखते हैं। आप सवाल करें। शेख साहब से भी सवाल करेंगे। डॉक्टर मेरी साहब, बड़ी मुस्कुराहट भी है शेख साहब के चेहरे पे, और शेख साहब भी खुश हैं। आज मरियम साहब अभी बड़ी खुश थी। क्या आपको लगता है कि इनकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? और क्या आपको लगता है कि आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि आपके जहाँ पे तलक़ात है, जितने सोर्सेज हैं, वो मुझे भी पता है। आप ज़रा आज बात खुल के बता दें। पहली चीज़ तो ये कि राना साहब, अभी वज़ीर आज़म की अदम एतमाद कामयाबी नहीं हुई और आपने इनको वज़ीर आज़म के नाम सामने सेलेक्ट करने के लिए इनको बड़ा खुश कर दिया, तो कैसर साहब थोड़ा सा तो मुस्कुराएंगे ना, इनका हक है। एक चंद सपनों में तो जो है वो कम से कम अपने किसी वज़ीर आज़म को बताएंगे कि भाई मैं इसको वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। इतना इजी नहीं है। और अगर इन 3-3.5 सालों की प्रैक्टिस देखें तो जरूर अपोजिशन हर जगह पे, हर मौके के ऊपर फैल नजर आई है, कहीं भी कामयाब नजर नहीं आई है। मगर इस मर्तबा जो है वो एक मोमेंटम जो शुरू किया है, वो इस मर्तबा एक खिलाड़ी ऐसा जिसने शुरू किया है, जिसकी वजह से लोगों को, मीडिया को और सबको उम्मीद नजर आ रही है, वो है आसिफ जरदारी। और आसिफ जरदारी ने जो गेम किया कि भाई मैं फरवरी में, मतलब 23 मार्च की लॉन्ग मार्च थी दूसरी जमातों की, तो उसने अपनी डेट जो है वो पहले दे दी, मोमेंटम पहले बना दिया और वो चला गया शहबाज साहब के घर के ऊपर। दोनों बाप बेटे चले गए। मैं समझता हूँ थोड़ी सी मोमेंटम जरूर इन्होंने बनाया है, मगर कामयाबी इतनी जल्दी इनको हो जाए कि इत्तेहादी जो है वो छोड़ के चले जाएं गवर्नमेंट को, तो मुझे अभी मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि एमक्यूएम कभी भी पीपुल्स पार्टी, मैंने ऐसे एमक्यूएम से 2 मरतबा दोनों लीडरों से पूछा था, मैंने कहा आप क्या, लगा नहीं ये तो ऐसे चोर हैं, इन्होंने सिंध को तबाह कर दिया है, सवाल ही नहीं पैदा होता, हम इनके दुख दर्द की वजह से तो पीटीआई से मिले हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम जहाँ पे पीपुल्स पार्टी होगी
और वहां पे जो है वो जाएगी। अच्छा, एक और बात बता दें, क्या आपके अरकान कोई नाराज हैं? ये जो दावा करते हैं शाहिदा खान अब्बासी साहब और दीगर भी के बहुत से अरकान तहरीक इंसाफ के हमारे राब्तों में है, नाराज हैं, ऐसी कोई बात है? ठीक है, मैं समझता हूँ जो भी नाराज कारकुन हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 5-10 लोग होते हैं, और स्पेशली जब हुकूमत होती है तो जिन लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जाता तो थोड़े बहुत नाराज जरूर होते हैं, मगर कभी भी वो अरकान रिस्क नहीं लेंगे जब तक किसी इतादी की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा। तो इस वजह से मुझे अभी कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही है और कि जिसके अंदर मैं समझूं कि हुकूमत को कोई खतरा हो सकता है। हुकूमत को फोकस, आप ये समझते हैं कि हुकूमत को कोई खतरा ही नहीं है? शेख साहब, आप ये दावा करते हैं, आपकी जमात ये दावा करती है कि नंबर गेम हम बहुत जल्द पूरी कर लेंगे। हुकूमती वज़रा ये मौक़िफ़ रखते हैं कि आप नंबर गेम पूरी करने की छोड़ें, हमारे लोगों को अपने साथ मिलाने की छोड़ें, आप अपने लोगों की फिक्र करें, आपके 30 अरकान असेंबली तो हमारे साथ है। देखिए राना साहब, ये लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि पब्लिक जो है ना इस वक्त वन साइडेड है। जो भी इलेक्शन हुए ना, आपने देखा कि मुस्लिम लीग उसमें विन कर रही है, तो नए जब जो कैंडिडेट होते हैं ना वो जीतने वाली पार्टी की तरफ रुख करते हैं, जिसका चांस होता है आगे हुकूमत बनाने का, वो टिकट लेने के लिए। तो ये बहुत अहमियत की बात है। मुस्लिम लीग का टिकट इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट से इख्तियार कर गया है, और जो PTI में गए भी थे ना जो लोग पिछले दिनों, वो वापस, मैं अपने हल्कों में भी जानता हूं, अपने इलाकों में जानता हूं कि लोग बड़ी तमन्ना कर रहे हैं। ये अभी आज शायद खान अब्बासी साहब ने कहा कि कोई 22 अरकान हमारे साथ आना चाह रहे हैं, और एहसन इकबाल साहब ने कहा कि 5 वजीर जो है वो हमारे साथ राब्ते में हैं। तो ये लॉजिकल बात है। देखिए, मैं एज अ पॉलिटिशियन आपको कह सकता हूं कि जो भी पार्टी होगी ना, जो लोग हैं वो चाहेंगे कि अगला इलेक्शन वो जीतें, और पार्टियां बहुत अहमियत इख्तियार कर रही हैं। पहले इंडिविजुअल्स की अहमियत होती थी, आहिस्ता आहिस्ता इलाकों में पार्टियां ज़्यादा इख्तियार कर गई हैं, और ज़्यादातर लोग चाह रहे हैं कि हम जीतने वाली पार्टी के साथ जाएंगे। वो देख रहे हैं, वो ज़मीनी हकायक देख रहे हैं, और फिर लोग नाला हैं। ये बता दें कि आपकी जमात जो है, जो इत्तेमाद के लिए पूरा उम्मीद है, आप लोग पार्लियामेंट का हिस्सा है, क्या कोई इजलास बुलाने की तारीख मुकर्रर हुई? पहले पार्लियामानी पार्टी का इजलास, पहले तो आपको इत्तेमाद में लेंगे ना, कोई तारीख मुकर्रर हुई? नहीं जी, जब पार्लियामेंट का इजलास होता है ना जी, हर बार हम अपना पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास करते हैं। जब जैसे क्योंकि तवक्को कर रहे हैं, मैंने सुना था कि 15 फरवरी को पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है ऐसा नेशनल असेंबली का, तो जब भी इजलास होगा पहला काम हमारे यहाँ यही होता है कि हम पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग करते हैं, और जैसे ही इजलास तलब किया जाएगा फौरी तौर पर यही हमारी ट्रेडिशन है, और मीटिंग होगी और सबकी राय ली जाएगी और सबको कॉन्फिडेंस में लाया जाएगा, और हम तभी लाएंगे तारीख अदम एतमाद जबकि हमें बहुत श्योर होगा कि हम उसको जीत सकते हैं, हम उसको हासिल कर सकते हैं अपना मकसद। और ये मुल्क के मफाद में है, ये लोगों के मफाद में है, जितना जल्दी ये हुकूमत चली जाए, क्योंकि ज़्यादा अरसा अब इसको देना। आप देख रहे हैं जहांगीर तरीन साहब अपने दोस्तों से आज, अपने रफ़ाक़ा से आज मिल रहे हैं। ये क्या हुआ कि पहली बार मियाँ साहब सोच रहे हैं, मुझे श्योर तो नहीं है लेकिन मैंने यही आप लोगों से सुना है कि मियाँ साहब जा रहे हैं चोई शुजात साहब की सेहत के बारे में पूछने के लिए। तो ये अचानक, और MQM विजिट कर रही है, MQM मुस्लिम लीग के पास भी आ रही है और काफ लीग के पास भी जा रही है। MQM के हालात जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो शेख साहब बात कर रहे हैं कि इत्तेहादी भी मुलाकात कर रहे हैं, अपोजिशन से इत्तेहादी आपस में भी मुलाकात कर रहे हैं, तो इसी वजह से आज स्पीकर असद कैसर जो है वो इत्तेहादियों पर पहरा देने के लिए चौधरी बरादरान से मुलाकात करने गए हैं। आपको डर लगा हुआ है कि इत्तेहादी कहीं दूसरी तरफ न चले जाएं? ये अपोजिशन का मौक़िफ़ है। देखिए, अपोजिशन जब भी एक्टिव होती है, जिस भी गवर्नमेंट है, राना साहब आप भी पुराने हो और कैसर भाई भी पुराने हैं, मैं भी पुराना हूं, आपने देखा है कि जब भी अपोजिशन जो है वो एक्टिव होती है और इत्तेहादियों से, गवर्नमेंट के इत्तेहादियों से जब कॉन्टेक्ट करती है तो उनका वजन बढ़ता है, और सामने पॉलिटिकल बंदे जो है वो अपना वजन बढ़ाते हैं मुलाकातों से। मगर उसका कभी ये जो है वो मतलब नहीं होता है कि अब वो रिलेशन पुराने जो है वो खत्म हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी इस वक्त की, आज तक की जो पोजीशन है उसमें ऐसी कोई पोजीशन नहीं है जिसकी वजह से जो है वो आप समझें कि इनकी इत्तेहादी जो है वो उसमें कोई दरार पड़ सकती है या हुकूमत को कोई खतरा बन सकता है। अपोजिशन एक ट्राई जरूर कर रही है
और उस ट्राई के अंदर आगे वो भी देखेगी, मेंबरान से मिलेंगे कि उनको कितनी पुरुमीद है। अभी कम से कम एक हफ्ता और इनको चाहिए, एक हफ्ते में जाके इनको पोजीशन मजबूत पता चलेगी कि आया अपोजिशन जो है, क्योंकि अपोजिशन को जब तक पक्का पता नहीं होगा तब तक अटेम्प्ट नहीं लेगी। जैसे यूसुफ रजा गिलानी जब इलेक्शन में खड़ा हुआ तो मैं उस वक्त पे हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, मैंने कहा कि हम तो भाई जो है वो पक्के बंदे तो सारे वोट दे रहे हैं, मगर यूसुफ रजा गिलानी जो है वो एक कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो देख रहा है कि हफीज शेख जो है उसके अपने जो है हफीज शेख को जो है लोग उसकी जो पॉलिसी थी ये थी पीटीआई के अंदर ही लोग जो है वो नहीं चाह रहे हैं और इस वजह से बहुत मुश्किल होगा। और यूसुफ रजा गिलानी बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर जब रहा था तो उसके अपने एक लिंक ऐसे थे जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंस था कि मेरे इतने वोट निकलेंगे, तो कॉन्फिडेंस था तब यूसुफ रजा गिलानी जो है वो मैदान में उतरा था। इस वक्त अगर अपोजिशन इस किस्म का काम करती है, जैसे लास्ट टाइम इन्होंने बात की मगर फिर पीछे हट गए थे डिप्टी स्पीकर के लिए, तो पहले तो अभी ये प्राइम मिनिस्टर के लिए तो बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। अगर इनका थोड़ा सा भी एतमाद बड़ा अपोजिशन का तो वो स्पीकर के खिलाफ जा सकते हैं, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ये होगी कि पीएमएलएन ये कहेगी कि आप सबूत करने के लिए पहले चेयरमैन सेनेट को टारगेट करें और पीपुल्स पार्टी कहेगी कि पहले स्पीकर को टारगेट करें। तो अगर ये करेंगे तो इन दोनों के ऊपर पहले करेंगे, फिर जो है ना वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने तो डायरेक्ट जो है वो पीएम के ऊपर टच कर लिया है, जिसका अभी इस वक्त कोई जो है मुझे नमूना नजर जो है वो नहीं आ रहा है। और इसके अंदर ही अगर इनको नाकामी होती है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर इसके अंदर इनकी किस्मत तेज या ताजु के अंदर कोई ऐसा इशू आ जाता है या और कोई गेम बनती है जिसके अंदर कामयाबी होती है तो डेफिनेटली ये कामयाब हो सकते हैं। और सियासत के अंदर ये सारी चीजें होती है। मगर राना साहब आप माजी से लेके आज तक देखें कि पाकिस्तान के अंदर ये जब भी हुकूमत बनी है और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब भी ऐसी मूव हुई है तो कामयाब नहीं हुई है। और तो इतना इजी नहीं है कि आप उसको कहें कि हर वर्तमान जब भी जो आता है और हुकूमतों को डिस्टर्ब करता है। ऐसे तो 2002 की हुकूमत थी, रोजाना हम लोग जमाली साहब के साथ होते थे, शौकत अजीज के साथ होते थे, रोजाना कहते थे आज गए कल गए। फिर गिलानी साहब की हुकूमत आई तब भी ये सिचुएशन थी, फिर मियाँ साहब की सिचुएशन आई तब भी ये सिचुएशन, आज खान साहब की सिचुएशन है तब भी ये सिचुएशन है। और जो भी अपोजिशन है, चाहे आज कोई गवर्नमेंट है, कल कोई गवर्नमेंट और थी, परसों और थी, हर अपोजिशन ने यही रोल। चले पूछ लेते हैं शेख साहब, उससे गवर्नेंस से डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, शेख साहब करता है, अवाम सफर करता है। डॉक्टर साहब की आपने सारी गुफ्तगू सुनी और डॉक्टर साहब ने बड़ा खुलासा भी पेश कर दिया। अगर आप अदम इत्मीनान ला रहे हैं तो फिर लॉन्ग मार्च इसको मुलतवी करेंगे ना? अदम इत्मीनान लाने पे आपको इतना यकीन है कि आप कामयाब हो जाएंगे, तो फिर लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान क्यों नहीं कर रहे? नहीं, लॉन्ग मार्च तो अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि उसकी वजह किसके खिलाफ रहेगा शेख साहब? जब हुकूमत खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान को पूरे जब हुकूमत आपके इत्मीनान से खत्म हो जाएगी। देखिए ये नहीं, ये साइड बाई साइड, ये ज़रूरी नहीं कि हुकूमत कल हम अदम इत्मीनान की तहरीक लाएँ, कुछ दिन लग भी सकते हैं। मीनवाइल ये जो पहला 27 फरवरी को पीपल पार्टी का मार्च है, मैं देखिए ना एक मैं बात आपको बड़ी क्लियर बताऊँ। कामिल अली आगा मेरे दोस्त हैं और बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने क्लियर कहा है कि जी हम तो रियासत के साथ हैं, क्योंकि ये पीटीआई की मेजॉरिटी कभी भी नहीं थी, ये सिंगल मेजॉरिटी तो इन्होंने खुद पार्टी ने तो ली ही नहीं। ये 3.5 साल आप रियासत आपके साथ आ गई है, जिस तरह चलते रहे। चले यही बता दें क्या रियासत अब आपके साथ आ गई है? जी नहीं वो किसी मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एलआई है ना, उनका तो राइट है ना। देखिए ना एमक्यूएम, मैं कराची के बारे में बता सकता हूं कि लोग जब महंगाई से नाला हैं तो एमक्यूएम सबसे ज़्यादा हिट हो रही है। एमक्यूएम तो बिल्कुल लोगों की ग्रास रूट लेवल की पार्टी है और मैं कराची में रहता हूँ, मैं जानता हूँ उनको कितने प्रॉब्लम्स हैं, वो किस मुश्किल से अभी तक एलआई हुए हैं हुकूमत के, और इस तरह वो करेंगे तो अगले इलेक्शनों में वो कामयाब नहीं हो सकते। ये उनके अपने मफाद में है कि अब किसी तरीके मुलाकात भी कर लिया उनसे, तो फिर बता दें कि क्या एमक्यूएम ने तहरीक अदम इत्मीनान में आपको ग्रीन सिग्नल दिया है? फिर
जी मैं समझता हूं कि वो मैं कोई इसके बारे में यकीनी तो नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि क्योंकि वो लोगों के सेंटीमेंट के बड़े करीब हैं, वो ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं, वो चल ही नहीं सकते इस हुकूमत के साथ फर्दर, क्योंकि उनकी कोई बात तो मानी नहीं जा रही। कराची के मामलात मसाइल तो पहले से बढ़ गए हैं। कराची में पीटीआई ने 14 सीटें ली थी। क्या आप समझते हैं कि हालात हैं कराची के? जाके तो वहां देखें ना कराची में सूरत हाल क्या है। फिर बात वही बनती है कि कराची के मसाइल के ऊपर एमकेएम का स्टांस कुछ और तरह का है, आपका कुछ और तरह का है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ स्टांस रखती है, आप वफाकी हुकूमत के खिलाफ रखते हैं। डॉक्टर उमेश कुमार साहब, मफरूजे पे अगर बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर पे तहरीक अदम एतमाद को हम एक साइड पे रख देते हैं। फर्ज करें बतौर टेस्टर इन्होंने तहरीक अदम एतमाद जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ ये ले आए और वो पास हो गई। तो आप खान साहब की तर्ज सियासत को भी जानते हैं, क्या आपको ये लगता है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने का इंतजार करेंगे या उससे पहले खुद ये असम्बलियां तहलील कर देंगे? ये सारी प्री मेच्योर चीजें हैं। मैं इस वक्त अपोजिशन जब भी ऐसी, मैं आपको बताऊं कि अपोजिशन जब भी ऐसी मूवमेंट करती है, मैंने खान साहब को, मैं तो अब देखो मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टरों के साथ रहा हूं इन 20 सालों के अंदर, सबको मैंने देखा है, मगर जब भी ऐसी कोई चीज होती थी तो प्राइम मिनिस्टर पैनिक हो जाते थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मगर मैं आपको बताऊं, इमरान खान को कभी मैंने पैनिक होते हुए नहीं देखा, कि अपनी मस्ती में चलता है, हंस लेता है कि हाँ ठीक है करने दो, शौक पूरे करने, मगर कभी भी इन चीजों के हवाले से पैनिक नहीं देखा है। तो वो परवेज खटक साहब के मामले में भी पैनिक नहीं हुए? रही बात असेंबली तोड़ने की बात हो, अगर मूवमेंट अगर इनकी अपोजिशन की तरफ से अगर मूवमेंट आ जाती है, पहले अगर मूव हो जाता है, तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर तोड़ भी नहीं सकता है असेंबली, क्योंकि उनके खिलाफ वो मूव आ जाती है। तो अगर उनके खिलाफ मूव नहीं आ जाती है और ये स्पेकुलेशन के ऊपर आज भी अगर वो चाहें तो तोड़ सकते हैं, मगर क्यों तोड़े? क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास फुल मेजॉरिटी है और मैंने हर टाइम पे प्रूफ किया है। अभी बजट के टाइम पे, मिनी बजट के टाइम पे सब लोगों ने कहा, स्टेट बैंक के टाइम पे सब लोगों ने कहा, सेनेट में पास करने के लिए सब लोगों ने कहा, बहुत सारी बातें थी, मगर इस वक्त तक कहीं पे भी पीटीआई की गवर्नमेंट को कोई धचका नहीं लगा है। अगर 3.5 सालों में इतनी सारी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, सीनियर पॉलिटिशियन के बावजूद इतनी इत्तेहादियों के जो है वो मजबूत सियासी, 3.5 सालों के अंदर ज़ीर एक सियासतदान जो मुत्तहिद भी हुए, इत्तेहाद भी बनाया, हुकूमत के खिलाफ तहरीकें भी चलाई, वो अगर हुकूमत को 3.5 सालों में नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर भी हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंच सकता। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दोनों गेस्ट हमारे साथ ही मौजूद हैं, बात करेंगे पाकिस्तानी हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, इसकी गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के हवाले से। कहीं नहीं जाइएगा नाज़रीन, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम अपोजिशन की तैयारियों और हुकूमती तैयारियों पे तफसीलन बात कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से। आज एक तकरीब सजाई गई, वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 वजारतों में तारीफ़ी असनाद तकसीम किए हैं और साथ ही साथ ये लिखा और कहा कि ये जो तारीफ़ी असनाद तकसीम की गई हैं, इसके साथ साथ इनके मुलाजमीन को बोनस भी दिया जाएगा ताकि सज़ा और जज़ा का निज़ाम इसी की बुनियाद पर आगे बढ़े और इसी की बुनियाद पर आप तरक्की कर सकते हैं। ये प्राइवेटाइजेशन माहौल का जो कल्चर है, इसे हम सरकारी माहौल में भी लेके आएंगे तो लोग सही तवज्जो के साथ उस पर कोशिश भी करेंगे और बेहतरी की जानिब वजारतों को गामजन करेंगे, जिससे गुड गवर्नेंस जन्म लेगी। अब ये जो 10 वजारतों का इंतखाब किया गया, ये किस हद तक उनकी कारकर्दगी पॉजिटिव रही है? राना साहब से पहले जानेंगे, फिर डॉक्टर साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। राना साहब, क्या समझते हैं? पहले नंबर पे मवासलात की वजारत, फिर अगर हम देखते रहें ना इधर मईशत है ना ही यहाँ पे खारजा पॉलिसी है, हमें दूसरी वजारतें दिखाई देती हैं, कारकर्दगी कैसी नजर आती है आपको? या सर, एक बात तो बड़ी खुश आइंदे कि इस माहौल में जब अपोजिशन बिल्कुल आप पर चढ़ाई कर रही हो, जब अपोजिशन आपके ऊपर इतनी तनकीद कर रही हो जिसकी इंतहा कोई नहीं, और आप उस वक्त में अपनी सियासी जमात के अंदर, अपनी कबीना के अंदर एहतसाब के अमल को शुरू करें। किसी को एहतसाब का अमल अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी को चीज़ ठीक लगे या गलत लगे, आप उसके बावजूद अपनी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की रोशनी में या अपनी इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में आपकी ये 10 वजारतें बेहतर हैं,
ये बाकी वजारतें बेहतर नहीं है। अगर महंगाई कंट्रोल हो गई होती, अगर महंगाई ना होती, अगर अवाम को रिलीफ मिला होता, तो आप देखते कि वज़ीर ख़जाना जो है वो भी उसमें शामिल होते हैं। अगर आप देखते हैं कि बहुत से ममालिक हमारे साथ बड़ी बेहतरीन तरीके से, पहले से बेहतर तरीके से आगे हैं, तो आप कहते हैं जनाब वजारत ख़ारजा भी बहुत बेहतर है। देखिए, अपने लोगों को नाराज़ करना, एक दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि आप सबको खुश कर दें, जनाब बल्ले बल्ले जी सब ने बेहतरीन काम किया। ठीक। एक होता है कि आप फैसला करते नहीं भाई ये बेहतर है, इसको अब बेहतरी लानी चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। क्या कभी माजी में हुआ था? क्या कभी किसी ने किया था? मैंने दो हुक्मरान बड़े जो आजकल दोस्त हैं, मैंने बड़े करीब से इनको देखा है। वहाँ पर तो कई वजारतें एक एक शख्स के पास होती थी, बल्कि कई वजारतें नहीं, बहुत सी वजारतें तो उनके पास होती थी जिनके पास जो ना MP होते थे ना MNA होते थे, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस में बैठते थे और उनके पास सारा कुछ होता था। आज अगर वज़ार इस सख्त तरीन माहौल में भी अगर ये सारा कुछ हुआ है तो इसे खराज तहसीन हमें पेश करना चाहिए। हम तो सुबह से मीडिया पे दिखा रहे हैं, फट्टे पे फटा चल रहा है, ये वज़ीर ये है, ये वजारत ये है, ये वजारत ये। आप ये क्यों नहीं कहते कि इस वक्त में, इस माहौल में भी उन्होंने बकायदा खड़े होकर ये बात की है? और क्या कोई वज़ीर नाराज़ हुए? किसी ने नाराज़ होकर साइड लाइन ली है? क्या किसी वज़ीर ने कहा कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है? जो नहीं आए उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आगे से बेहतर करेंगे। शेख साहब, फिर आप क्या राय रखते हैं? जिस तरह राना साहब ये कह रहे हैं और जिस तरह वज़ीर आज़म ने आज 10 वजारतों का इंतखाब किया जिसमें मेजर वजारतें शामिल नहीं हैं, किसी का एतराज़ भी नहीं है, वो खुद एतराफ़ करते हैं कि हाँ ये वजारतें ठीक रहीं, ये गलत रहीं, एहतसाब का अमल चल रहा है, तो उसको तो सराहना चाहिए अपोजिशन को। जी हाँ, देखिए ना, इससे ऊपर और क्या हो सकता है कि खुद उन्होंने इतराफ़ कर लिए। दो मेन वजारतें जो हैं, फॉरेन पॉलिसी के बारे में फॉरेन मिनिस्टर होता है और फाइनेंस सारा जो मुल्क का है, इक़्तिसादियात और मुआशियात, वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। उन्होंने मान लिया है कि इनकी कारकर्दगी कम रही है, खुद ही उन्होंने तस्लीम कर लिया ना। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पहले 10-20 वजारतों में उनका नाम नहीं आया। तो यही तो असल मुल्क के की जो एरियाज हैं वो तो यही है, मईशत है या फॉरेन पॉलिसी। तो इससे बड़ी और क्या तस्लीम कर सकते हैं? देखिए, असल में अब वो खुद तस्लीम कर चुके हैं कि हमसे कारकर्दगी नहीं हुई और हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और वो उनका यही ख्याल है कि अपोजिशन हमें निकाल रही है। हालांकि देखिए ना, जो सबसे इनका लेके आए थे करप्शन को ठीक करने के लिए, वो तो मान रहे होंगे ना कि परसेप्शन जो दिया ट्रांसपेरेंसी ने कि 126 से 140 नंबर पे हो गया, तो 14 मुल्कों से और ज़्यादा हम करप्ट हमारे यहाँ हो गई। तो अब क्या इनकी कारकर्दगी रह गई? ये तो खुद इन्होंने तस्लीम कर लिया। और मैं समझता हूँ इस मौके पे इनके ऊपर तो ये सारा ये आप ये समझिए कि इनका घबराहट है और इनको जो हो रहा है, इससे जो तकलीफ हो रही है, जो बेचैनी हो रही है, उसका इज़हार है कि अपने चंद मिनिस्टर्स को उन्होंने, जो मेन मिनिस्टर हैं, या तो उनको हटा दें अगर उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, फाइनेंस अच्छा नहीं है, मईशत अच्छी नहीं है, शेख साहब तो हटाते भी नहीं है उनको। शेख साहब, माजी में क्या आपकी हुकूमत या किसी और हुकूमत ने इतनी हिम्मत क्यों नहीं की? माजी में भी बहुत सी वजारतें ऐसी थी जिसमें काम नहीं होता था, बहुत सी वजारतें ऐसी थी, उस वक्त क्यों नहीं हिम्मत की गई? अगर कोई किसी जगह एहतसाब का अमल चल रहा है तो आप उसे अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे? ये कोई एहतसाब का अमल क्या है मादी में? ये क्या हिम्मत है? अगर उनकी खुद मान रहे हैं कि परफॉर्मेंस बिलो रही, तो यही तो असल एरियाज हैं। मान रहे हैं ना कि मुल्क के लिए वो कुछ नहीं कर सके, इससे ऊपर कौन सा एरिया रह गया? फॉरेन पॉलिसी और जो हमारे दुनिया में तल्लकात हैं और जो इकनॉमिक पॉलिसी है, अगर वो खुद ही एग्री कर रहे हैं कि वो बिलो रही है एवरेज से, पहले 10 मिनिस्ट्रियों भी नहीं आई, तो आप अंदाजा करें, उनको हटाएं ना और बेहतर मिनिस्टर्स को लेके आए, या उनको आपने बरकरार भी रखा हुआ है। क्या इससे ऊपर कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं कि लोगों में जो महंगाई हो रही है, जो बेरोजगारी हो रही है, जो आपने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या हुआ? कोई नौकरियां मिल गई? क्या हुआ? क्या कोई चीज़? और मैं तो सबसे ज़्यादा ये कह रहा हूँ ना, ये ट्रांसपेरेंसी ने तो इनका भांडा ही फोड़ दिया। जब ये आए तो थे कि करप्शन को बेहतर करने के लिए। डॉक्टर साहब, अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि जो मेजर वजारतें हैं उनकी
कारकर्दगी पे अगर उन्हें इनाम नहीं मिल सका, उन्हें तारीफी इसनाद से नहीं नवाजा जा सका, तो आपको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा कि हमारे दौर में खारजा पॉलिसी बेहतर हुई, लेकिन 10 वजारतों में वो शामिल नहीं। उसके साथ साथ ये कहा गया कि हमने कोविड के हालात में, दुनिया ने यह माना कि हमने बेहतरीन मईशत को चलाया, आपकी वजारत उसमें शामिल नहीं। दूसरा ये खाद का बहरान, आटे का बहरान, इस सब के बावजूद भी जो फ़खर इमाम साहब हैं उनकी वजारत को बेहतरीन कारकर्दगी में चुना गया है। तो ये सवालात के जवाबात क्या देंगे फिर अपोजिशन के? और लोग करेंगे भी सही, और हर मिनिस्टर की ये उम्मीद भी होती है, अवाम की भी उम्मीद होती है, हर बंदे का अपना एक पल्स होता है कि वो उस तरीके से। मगर बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक सिस्टम बनाया और उनके जहन के अंदर, उनकी समझ के अंदर, उनकी जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया के अंदर उन्होंने 10 वजारतों को चुना कि ये 10 वजारतें टॉप मोस्ट के ऊपर है। एक तो ये प्रैक्टिस अच्छी सेट की, जैसे आपने भी अपने इंट्रो में कहा, एक तो ये अच्छा प्रैक्टिस सेट किया कि भाई ये 10 वजारतें अच्छी सेट की। अब होना ये चाहिए, क्योंकि एज ए सीनियर पॉलिटिशियन अब हमें 10 जो खराब वजारतें हैं उनकी भी एक परफॉर्मेंस, फिर सजा और जजा की एक होता है एप्रिसिएशन के, दूसरों को उम्मीद वो उठे ये काम करें कि भाई 10 वजारतें जो है वो, अब उस क्राइटेरिया को समझ में नहीं आता है कि क्राइटेरिया क्या है। दूसरे वजीर को कैसे पता चलेगा कि किस क्राइटेरिया के ऊपर किस वजारत को जो है वो टॉप पे लिया गया। जैसे आपने फुट की बात की, हमारे पास आज ग्रुप के अंदर भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई फॉरेन मिनिस्ट्री का नाम क्यों नहीं आया, उसका नाम नहीं आया। तो ये इश्यूज बनते हैं, मगर अगर आप टॉप 10 को लेते हैं जो एप्रिसिएशन के लिए, तो फिर आपको डाउन 10 को भी लेना चाहिए जिसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, फिर सजा और जजा का कानून बनता है। अगर आप सिर्फ एप्रिसिएशन की बात करें, उनको अप्रिशिएट करें, मगर आप जो खराब वजारतें अगर चले उनको आप नहीं करें, तो वो भी एक जो है वो बैलेंस नहीं। डॉक्टर साहब, इसी बात पे, इसी मौक़िफ़ पे आपको दादे तहसीन बनता है कि जहां पे आपने हुकूमत के अंदर रहते हुए ये नुक्ता उठाया कि जहां पे आप सजा और जजा का निज़ाम चला रहे हैं, वहां पे 10 बेहतरीन वजारतों के साथ साथ उन 10 नाकाम वजारतों का भी जिक्र करें जिन्होंने सही से डिलीवर नहीं किया, और डिलीवरेंस बेहतर यानी बैड गवर्नेंस की वजह क्या करार पाई है वो भी मेंशन किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब और कैसर अहमद इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे पे मजीद भी हम बात करते हैं, जिस तरह हमने बात की थी पहले अपोजिशन की तहरीक के हवाले से, अपोजिशन की मेल मुलाकातों के हवाले से, और हमने उस वक्त जिक्र किया था अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की चौधरी बरादरान से मुलाकात का। तो राना साहब का उस वक्त ये कहना था कि जुमे की वो मुलाकात की बातें चल रही हैं, जुमे को नहीं, ये इतवार को मुलाकात होगी। तो इस मुलाकात का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आपने शुरू में बात ये की थी अभी कोई तहरीक अदम एतमाद का इशारा किसी तरफ से नहीं है, ये वैसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक साइड पे कर दें। मियां शहबाज शरीफ साहब बेतुका नहीं निकलते, किसी वजह से निकलते हैं, वो अब किस मकसद के तहत चौधरी बरादरान के पास जा रहे हैं? लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब की इयादत करने जा रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब की इयादत करेंगे। और जब आप दो सियासी अफराद मिलते हैं तो आप क्या समझते हैं, वहाँ पे सब इयादत की बात नहीं होती, मुल्क की सियासत की बात भी होती है। मुल्क की सियासत की बात होगी, लेकिन एक बात आप ये लिख लीजिएगा, मुस्लिम लीग काफ किसी सूरत में भी मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं देगी। भाई मुझे एक बात बता दें, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है पंजाब के अंदर तो वज़ीर आला कौन होगा? हमज़ा, शहबाज शरीफ, शरीफ ख़ानदान से होगा ना, ऐसा ही है। राना सनाउल्लाह भी नहीं बनेगा, ये इनके ख़ानदान से बनेगा। क्या लगती? ये ख़ानदान से बाहर आज तक इन्होंने को वज़ारत दी है। लेकिन राना सनाउल्लाह के बारे में माजी के अंदर बात ये होती थी कि ये कभी ना कभी अगले वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून के हो सकते हैं। चलें, आप मुझे बताइएगा जब हो सके तो। हो सकते हैं, सकते वाला लफ्ज़ एक जो होता है ना वो चला जाता है, वो एक उसको ना हो सकते, बड़ा दूर की बात है। मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक भी शख्स ऐसा नहीं था कि जिसे वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सकता? एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसे अपोजिशन लीडर बनाया जा सकता? लेकिन शाहिद पंजाब में भी तो खानदान से बाहर ही निकले थे भाई, वो जब इसलिए कि छोटे शहबाज शरीफ साहब पे यकीन नहीं था। अब फिर आप क्यों मेरे मुंह से सुनते हैं बात? शहबाज साहब पे यकीन नहीं था, वो कहते थे शहबाज साहब को नहीं बनाना, जिन पर उस पर शहबाज साहब पंजाब में थे, हमजा साहब उस वक्त MNA थे ना, तो उनको भी नहीं बनाया। और भाई घर के अंदर बड़ी खिचड़ी पक रही है, और ज़हन में रखिएगा शरीफ ख़ानदान जो है वो अपने बुलावा किसी को बनाता है, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्यों मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए रास्ता हमवार करेंगे? चौधरी बरादरान क्यों दोबारा उसी जगह से डसे जाएंगे जहाँ से पहले डसे गए हैं?
कभी नहीं होगा। चौधरी बरादरान, तो मैंने आपसे कहा एक बड़े ख़ानदानी लोग हैं, वो इनसे मिलेंगे, मुलाकात होगी, सियासी शोर मचेगा। अब आपकी बात है कि शहबाज शरीफ क्यों इतने एक्टिव हुए। भाई शहबाज शरीफ के पास टारगेट है मौलाना फजलुर रहमान के मार्च को रोकने का। शहबाज शरीफ के पास टारगेट है कि अपनी सियासत को चमकाने का। शहबाज शरीफ के पास टारगेट है कि आसिफ अली जरदारी को नीचे दिखाने का। ये 2-3 टारगेट है। आसिफ अली जरदारी के पास भी यही टारगेट था, मौलाना शहबाज शरीफ साहब के पास भी टारगेट मौलाना है। अब देख लीजिएगा, जब ये मुलाकातों के बाद कहा जाएगा जनाब अदम एतमाद की तैयारी करें, और जब अदम एतमाद की तैयारी हो रही है तो जरा लॉन्ग मार्च को पीछे रख दें, इसकी तैयारियां रोक मान लें शहबाज शरीफ साहब अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे? मान लें, फर्ज कर लें, कैसे कर लेंगे? पहले तो राणा साहब कह रहा हूं फर्ज कर लें, कुछ देर के मान ली हो गया, टारगेट अचीव हो गया। जब उन्हें यह पता है कि बड़े भाई उनको आगे नहीं लाना चाहेंगे तो वो टारगेट अचीव क्यों करना चाहते हैं? टारगेट के पीछे मैं तो यही कह रहा हूं, उन्होंने अचीव करना ही नहीं। आपने खुद ही कह दिया उन्होंने अचीव करने नहीं टारगेट। वो क्यों टारगेट अचीव करेंगे? चले, कोई भी टारगेट अचीव नहीं करेगा इन मौजूदा हालात में। आप क्या इमरान खान साहब को सियासी शहीद करेंगे? और क्या आपके पास कौन सा ऐसा नुस्खा है, कौन सा ऐसा फार्मूला है, कौन सा ऐसा जादू का जिन है कि जिसे आप, कौन सा ऐसा चराग है कि जिसको रगड़ेंगे और एक जिन आ जाएगा और जिन आकर मुल्क के हालात ठीक कर देगा? है कोई ऐसा नहीं है भाई। ये सारे सियासत करेंगे, ये तो खुद चाहते हैं कि इमरान खान अपना टाइम पूरा करें, और ये एक प्रेशर बन रहा है कि इनके खिलाफ नैब की कार्रवाइयाँ रुक जाएं, इनके खिलाफ दीगर मामला रुक जाएं। भाई फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख तय हो गई है, और ये फर्द जुर्म जो है किसी और पे आयद नहीं हो रही, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे आयद होनी है। उसके बाद केस ट्रायल पे अगर चला जाता तो फिर आप अगर खत्म होने वाला है। राणा साहब, फिर बात जब शहबाज शरीफ साहब की हो रही है, फिर मौलाना साहब का भी नुस्खा बता दें कि वो किस वजह से मिलने जाएंगे। मौलाना साहब ने एक शहबाज शरीफ साहब तो दूसरों को सबूताज करने के लिए देखें, मौलाना साहब ने देखा कि यार ये सारे मिल रहे हैं, मैं पीछे रह गया हूँ, मेरी सियासत तो ये लगा रहे हैं साइड पे, मुझे तो ये कार्नर कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना एक्टिव हो जाऊँ, मैं इनको कार्नर करूँ, मैं खुद जाके राब्ते करूँ। क्या वही मौलाना साहब जो अदम एतमाद आप मुलाकात कर रहे हैं, मौलाना साहब को एक कॉल नहीं जा सकती थी, जनाब जरदारी साहब आ रहे हैं, बिलावल साहब आ रहे हैं, आप भी आ जाए, ताकि हम एक ऐसा तासर दें कि लोग कहें कि यार कमाल हो गई, मुतहिद हो गए हैं सारे। उसको तो नहीं बुलाया। उसके बाद मौलाना साहब को एक दफ़ा भी उन्होंने भी, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं बुलाया। सही। तो मौलाना साहब को इतना तो हक दे बेचारे, वो भी आगे मुलाकात। मौलाना ने ये देखा कि जब सारी जमातें एक दूसरे से मिल रही हैं तो मैं फिर पीछे क्यों ना रहूं, मैं भी उसी सियासत के घनचक्कर के अंदर खुद मुलाकातें भी करूं, खुद को भी प्रोमिनेंट करूं। तो जब सारी मुलाकातें हैं तो कोई ना कोई तो नतीजा फिर निकलेगा, या नहीं नतीजा निकलेगा तो बाहर किसी एक कंधे पे तो नहीं। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।